नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बीजेपी की लिस्ट पहली कभी भी आ सकती है। जब हम आपसे बातचीत कर रहे होंगे उस दौरान लिस्ट सामने आपके होगी। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी खबरें हैं। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी को सुझाव मिल रहे हैं कि आप यात्रा बंद करिए और पार्टी को जोड़ने का काम करिए, चुनावों की तैयारी करिए। राहुल गांधी अपनी यात्रा को राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश लेकर चले गए हैं। अब राजस्थान में इस यात्रा में जो एकजुटता का संदेश देने की उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की है। धौलपुर में पहुंचकर राहुल गांधी कितना सफल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने में। लोकसभा चुनाव में इसका वाकई में कोई असर होगा? कितना असर होगा? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ राजीव तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे साथ धौलपुर से संदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, जो कि वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे साथ वहां से एक जैन साहब जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जो तमाम बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं, प्रेम जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, भीमराज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और अटल खंडेलवाल जी बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संदीप जी अगर जुड़ चुके हैं तो संदीप जी से करना। संदीप शर्मा और प्रेम जैन जी, ये दोनों ही नजर नहीं आ रहे हैं, तो शुरुआत भीमराज जी आपसे करते हैं। आपकी पार्टी की चर्चा हो रही है। संदीप जी नजर आ रहे हैं? संदीप जी, कैसी रही जी मैडम। आज की यात्रा? कैसी रही धौलपुर में? किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिला? कितनी भीड़ जुटाने में कामयाब हुए? देखो मैडम, यात्रा तो अच्छी है, यात्रा निकाली है तो उसका यात्रा अच्छी है, लेकिन यात्रा में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ही नजर आए, जनता नहीं थी। जी, जनता नहीं थी, यानी कि बहुत कम लोग थे। आप कितनी भीड़ जुटाने में कामयाब हुए? कितनी देर रहे राहुल गांधी? क्या बोलकर वहां से निकले? बाकी कांग्रेस के जो नेता हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये लोग किस तरह की बॉडी लैंग्वेज में नजर आए? देखो, मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट तो वहां पुलिस लाइन पहुंचे और उन्होंने वहां राहुल गांधी का स्वागत किया। और जिस हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी जी आए थे, उसी हेलीकॉप्टर से सचिन पायलट वापस दिल्ली चले गए। उसके बाद राहुल गांधी जी सीधे जो राजाखेड़ा बाईपास, जहां से ये यात्रा शुरू होनी थी, वहां पहुंचे। उन्होंने किसी तरह का कोई भाषण नहीं दिया, कोई बयानबाजी नहीं दी। सीधे एक गाड़ी में सवार हुए, जिस गाड़ी में जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, यहाँ से कांग्रेस के राजाखेड़ा से विधायक है रोहित वोरा जी, वो भी थे। संजय जाटव भी थे, जो सरमोत्रा से विधायक। और वो रोड शो निकालते हुए, हाथ हिलाते हुए और लोगों से अभिवादन करते हुए, मिलते हुए और निकल गए। और ये यात्रा आपके धौलपुर में जो वाटर बॉक्स चौराहे से वहां से मध्य प्रदेश के लिए चली गई। कहीं कोई सभा नहीं हुई, रोड शो, केवल रोड शो था। हम्म। तो इस रोड शो में जो लोग आए, आपके मुताबिक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग ही थे? वहां पर स्थानीय लोगों ने भी राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे संवाद स्थापित करने के लिए, क्योंकि आजकल तो जिस तरह से यात्राओं में वो लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों में उनके प्रति कोई झुकाव, उनके प्रति कोई, अपने नेता के प्रति एक होता है कि राहुल गांधी हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हम उनसे देखने, मिलने, बात करने का अवसर क्या पता तलाशें। वैसे लोग आपको नजर नहीं आए? देखो, राहुल गांधी को लेकर लोगों में उत्साह तो था, क्योंकि जिस मार्ग से वो निकले वो मार्ग धौलपुर का बहुत व्यस्ततम मार्ग है। उस पर एक तरफ मार्केट भी है, इसी मार्ग पे बस स्टैंड भी पड़ता है, और व्यस्तम संतर रोड धूलपुर। तो लोगों में जो राहुल गांधी के लिए उत्साह तो था। लोगों ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने की कोशिश की, नजदीक जाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने राहुल गांधी को उनके फोटो दिए, कुछ लोगों ने गदा दिया और भी गिफ्ट दिए। क्रेज तो था हम्म। राहुल गांधी का। हम्म। लेकिन ये जो क्रेज है, वो वोटर के रूप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये आने वाले लोकसभा चुनाव में पता लगेगा। तो यही तो समझना है। आप वहां पर थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, नब्ज समझते हैं लोगों की। तो कितना लोगों को वहां पर राहुल गांधी जोड़ पाएंगे, ये सवाल है। मैं वापस आऊंगी संदीप जी आपके पास। भीमराज जी। जाखड़ जी, पार्टी का क्या मतलब आकलन है कि आज की इस यात्रा से, हालांकि बहुत जैसा संदीप ने कहा और जैसा हम खुद भी देख रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश जाना था तो बहुत छोटा सा समय था। उस तरह का प्लान भी नहीं था कि बीच में लोगों से जैसे अक्सर वो मिलते हैं, बात करते हैं, उतना समय भी नहीं निकाला गया। सीधा रोड शो हुआ और वो निकल पड़े मध्य प्रदेश के लिए।
यदि आप कहो तो मैं एक कवि का शायर है, वो शायर आपको सुनाऊं मैं। शायर का शेर सुना रहे हैं आप? शेर सुना देता हूँ कि काम कुछ बेमिसाल करना होगा, एक नई सुबह के लिए इनकलाब करना होगा, अपने हक के लिए कल नहीं तो आज ही लड़ना होगा, हर जुल्म का भी हिसाब करना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जुल्म ढाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा तानाशाही तरीके से, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं की जो आवाज दबाई जा रही है, उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं और देश की संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, तब ये यात्राओं की जरूरत पड़ती है और जनता को ये जागृत करने के लिए, जनता जाने के लिए कि कैसे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, क्या आपके हक और अधिकार हैं। इसलिए न्याय यात्रा और इस न्याय यात्रा का संदेश जनता के जागृति के लिए है। ये कोई कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, आम पब्लिक के लिए यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा का बहुत अच्छा मैसेज होगा। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, यदि बीजेपी का प्रवक्ता है नहीं होते तो मैं उनसे कुछ सवाल भी करता, बट ये कहना चाहता हूँ कि ये यात्राएं जब जब तानाशाही हुई है, कहीं भी हो, वहाँ यात्राएं निकाली गई और यात्राओं का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। जन जागृति अभियान के तहत ये यात्राएं होती हैं और यात्राओं से देश का भविष्य उज्जवल ही हुआ है। कोई नुकसान कभी भी इन यात्राओं से कभी किसी देश को, समाज को कभी देखने को नहीं मिला। ये अच्छी सोच के लिए, अच्छे सकारात्मक विचारों को लेकर यात्रा निकाली गई है और आप देखना आने वाले भविष्य के अंदर एक मजबूत कांग्रेस पार्टी का स्तंभ खड़ा होगा और जो तानाशाही, जो अत्याचार और अन्याय लोगों के साथ हुआ, उनका भी हिसाब होगा। इसलिए यात्राओं की जरूरत है। जी, ये तो आपने यात्राओं की डेफिनेशन दे दी। मेरा सवाल तो था कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? मैंने आपको कहा ना, राजीव मैंने इसी तिवारी का कहा, जी, इसी का ही कहा कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा, कांग्रेस मजबूत होगी, मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक है, मान ली आपकी बात। तो कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? राजीव तिवारी जी, यात्राओं का इस देश में एक महत्व रहा है, एक इतिहास रहा है। राहुल गांधी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रहे हैं यात्राओं के संबंध में, यात्राओं को लेकर जिस तरह से वो पूरे देश को नापने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जितनी उनकी सीमा, क्षमता और सामर्थ्य है उसमें। राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना जीवन दान मिलेगा राजीव जी? देखिए, जहां तक जीवन दान की बात है, तो समय इन्होंने एक तो क्या है, गलत चुना ही है। इस समय उनको पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए था। वो इस समय सड़कों पर यात्रा में उस समय को गुजार रहे हैं। और जो दूसरी चीज ये है कि ये यात्रा यात्रा जैसी नहीं लग रही। वो 2 दिन यात्रा में चलते हैं, 3 दिन दिल्ली चले जाते हैं, फिर 5 दिन यात्रा करते हैं, फिर 2 दिन दिल्ली चले जाते हैं। अरे भाई, यात्रा कर रहे हो आप तो यात्रा को या तो कंटिन्यू रखो, उसको उसी हिसाब से रखो। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर दिल्ली नहीं जाओगे और यात्रा को जारी रखोगे तो कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूट पड़ेगा या कोई पार्टी छिन्न-भिन्न हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब यात्रा, जैसे आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, वो कंटिन्यूएशन में थी पूरी यात्रा, उसमें ब्रेक बहुत कम थे ब्रेक, लेकिन इतने ब्रेक नहीं थे जितने राहुल जी ले रहे हैं। और उस यात्रा का आडवाणी जी यात्रा में, इस यात्रा में बहुत फर्क है तिवारी साहब। देखिए, यात्रा और यात्रा वो भी एक कॉज के लिए थी, ये भी एक कॉज के लिए है। यात्रा हरदम किसी ना किसी कारण से निकाली जाती है। ये न्याय यात्रा नाम दिया गया है इसको, तो न्याय यात्रा जो दी है वो राम रथ यात्रा थी, ये न्याय यात्रा है। और भी तमाम लोगों ने यात्राएं निकाली हैं, तो वो यात्रा अगर आप निकाल रहे हो तो आप यात्रा को अगर निकाल रहे हो तो उसको कम से कम आपको गंभीरता से निकालना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, यात्रा के प्रति गंभीर रहना चाहिए। जिस मोटिव को लेके आप चल रहे हो उसके प्रति गंभीर रहना चाहिए। ये क्या, दिल्ली में जरा सा पार्टी की कोई बात हुई, आप यात्रा छोड़कर वहां चले गए। अब आप देखिए, प्रियंका गांधी राजस्थान में ही है, पाली में जो पैंथर लेपर्ड सेंचुरी है वहां पे है, वो क्यों नहीं है आज यात्रा में इधर? अगर यात्रा को उसको उनको कुछ यहाँ राजस्थान में उसकी सफलता बतानी थी, दिखानी थी, तो कम से कम वो भी आ सकती थी वहां पे। वो तो राजस्थान में ही है, क्यों नहीं आई वो? और फिर आज की जो ये यात्रा थी, मुश्किल से 3-4 घंटे की, वो राजा खेड़ा वाले उसमें एक रोड शो करना था। और जैसा भी संदीप जी भी बता रहे थे कि कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई दिए, आम पब्लिक
कम थी, हालांकि क्रेज था, लेकिन अभी जो आज की स्थिति है उसमें वजह एक दूसरी भी है कि 2 दिन से 3 दिन से प्रदेश में मौसम खराब चल रहा है, किसान अपने खेतों की फसल की चिंता में लगे हुए हैं, तो वो ज्यादा लोग वहां पर जो दूसरे कांग्रेसी नेता भी इकट्ठा करके ले जाना चाहते होंगे भीड़ को, तो वो भीड़ भी इकट्ठी इसीलिए नहीं हो पाई, इतना नेता ले जा पाए होंगे, क्योंकि जो उनके ये प्रमुख फसल होती है जिसमें चना गेहूं ये सारी चीजें हो रही है, सरसों भी लोगों की कटी हुई पड़ी हुई है। कल भी वहां पे कोटा और सवाई माधोपुर और ये धौलपुर की तरफ ओलावृष्टि और बरसात हुई थी, तो लोग अपनी फसलों की चिंता में लगे हुए हैं, और इसलिए भी बहुत ज्यादा जो ग्रामीण अंचल से, और राजाखेड़ा के पूरा ग्रामीण अंचल है वो, वहाँ खेती किसानी भी अच्छी है, तो वहाँ के लोग इस वजह से भी आज यात्रा में शामिल नहीं हो पाए होंगे, इसलिए भीड़ कम दिखाई दी होगी। और वैसे तो और इस जो राजस्थान का ये वाला पैच है, इसमें कोई ऐसे शक्ति प्रदर्शन वाली बात भी नहीं थी। हालांकि 2 विधायक कांग्रेस के हैं वहां पे, जो मेन राजाखेड़ा में रोहित बोरा है, और उसके आगे जो दूसरी सीट है उस पर भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। तो अगर इसको हम बहुत ज्यादा इस यात्रा को, इस वाले पोर्शन को दें, जब वो बांसवाड़ा में आएंगे एमपी का दौरा करके वापस 7 तारीख को, तब हो सकता है वहां पर इस यात्रा का कोई प्रभाव दिखाई पड़े। अभी इस आज के जो यात्रा का यहाँ पे पड़ाव था उसमें कोई ज्यादा असर पड़ेगा कांग्रेस पर राजस्थान में या कहीं और भी, उसका मुझे नहीं लगता। संदीप शर्मा जी, लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस पूरे इलाके के वोट बैंक को टच करने में राहुल गांधी का आज का छोटा सा प्रयास कितना कामयाब होगा? देखो, लोकसभा के हिसाब से देखें तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कुछ वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कामयाब हो पाएगी। 2 बार से यहाँ बीजेपी की सांसद हैं, और तीसरी बार में संभावना है कि यहाँ भाजपा से ही सांसद बनेगा। क्या कारण है संदीप जी? उसके पीछे देखो, मुख्य कारण तो मोदी की लहर है, और दूसरा जो किसानों के लिए जो राशि बढ़ाई गई है तो केंद्र सरकार की तरफ से, जो अभी जैसे 2-2 हजार रुपए डाल रहे हैं, पहले ये डालते थे, अब 2-2, एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है कि मोदी जी की लहर है। यहाँ थोड़ा सा बैक बताऊं मैं आपको, विधानसभा की बताऊं तो विधानसभा में यहाँ जो जीती है वो कांग्रेस नहीं जीती। विधानसभा में यहाँ जो लोकल लीडर हैं, 50-50, 60-60 साल से राजनीति में बैठे हैं, जैसे कि राजाखेड़ा से प्रद्युम्न सिंह जी हैं, वो 60 साल से राजनीति में हैं। जो वर्तमान विधायक हैं रोहित बोहरा जी, उनके पिता हैं प्रद्युम्न सिंह। रोहित बोहरा जी के जो दादाजी भी थे सेठ प्रताप सिंह, वो भी विधायक थे राजाखेड़ा से। उसके बाद उनके पिता रहे प्रद्युम्न सिंह, वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, और अब रोहित बोहरा हैं। तो उनका व्यक्तिगत वोट बैंक है, मतलब वो कांग्रेस नहीं जीती, वो व्यक्तिगत जीते हैं। इसी तरह अगर अपन बात करें बाड़ी में, तो बाड़ी में जो बसपा से जो हैं जसवंत सिंह, वो पिछले 25 साल से राजनीति में हैं, तो वो बसपा से जीते हैं। इसके अलावा अपन सरमथुरा की बात करें तो सरमथुरा में जाति फैक्टर जीता है, कांग्रेस नहीं जीती। धौलपुर में भी जाति फैक्टर जीता है, क्योंकि कुशवाहा बाहुल्य इलाका है, और जो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं शोभा रानी जी, उनके समान के 40,000 वोट है। 3 बार से वो विधायक हैं, उनके पति विधायक रहे, तो 40,000 उनके समाज का हो गया। उसके अलावा जब 15 साल से आदमी राजनीति में है, विधायक है, तो 10-15-20,000 वोट वैसे भी बन जाते हैं, लोगों के काम करा दिए, ये करा दिया, वो करा दिया। तो कांग्रेस यहाँ नहीं जीती, यहाँ व्यक्ति जीते हैं, जो भी लोग जीते हैं। तो जो प्रभाव है वो भाजपा का है, मोदी जी का है। दूसरा तो क्या है कि जो कैंडिडेट कोई भी आए, कैंडिडेट कौन आ सकता है संदीप शर्मा जी, या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए? बीजेपी की वेव, मोदी की वेव इतनी ज्यादा है। कैंडिडेट कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ना, मोदी पे वोट पड़ना है, मोदी पे वोट पड़ना है। दूसरा जो जनरल वोट है, भजनलाल जी को जो यहाँ सीएम बनाया है, भजनलाल शर्मा को, क्योंकि जो ब्राह्मण राजनीति है प्रदेश में कहीं ना कहीं एक हाशिए की जैसी स्थिति पे आ गई है, लेकिन बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो ब्राह्मण वोटर है बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करेगा। जी, तो राजीव जैन जी, धौलपुर में राहुल गांधी आए और नहीं भी आए, कुछ इस तरह से आए, जनता ने भी उनको देखा और नहीं देखा, कुछ ऐसी झलक दिखी?
तो उसका परिणाम भी लोकसभा चुनाव पर संदीप शर्मा जी जो बता रहे हैं वैसा ही पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी की जो जोड़ो आप भारत में न्याय की यात्रा जो चल रही है, उसका कोई मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फर्क कांग्रेस में पड़ेगा नहीं। कांग्रेस के कोई वोट में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत तौर पे जो यात्रा है, ये राहुल गांधी की खुद की छवि एक निकाल रही है। इसके अलावा पार्टी को इससे कोई चुनावी फायदा तो नहीं मिलने वाला। जो हाल फिलहाल 1 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि जैसे भी संदीप जी भी बता रहे थे, धौलपुर और भरतपुर करौली वाली बेल्ट में जिस ढंग से एक मोदी लहर जिसको कह सकते हैं, चुनाव की घोषणा से पहले ही चल रही है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि उनकी यात्रा जो आना है या ना आना, जिस तरीके से आपने कहा पिछली बार भी जब वो आए 5 दिन पहले जब यहाँ यात्रा आगरा से धौलपुर में प्रवेश की थी, तो 3 मिनट का ही उनकी स्पीच भी चले गए। अब उनकी यात्रा की कितनी गंभीरता है कि यात्रा के बीच में वो कैम्ब्रिज चले गए। तो यात्रा की गंभीरता तो मेरे ख्याल से पार्टी में ना राहुल गांधी दिखा रहे हैं। वो एक ठीक है कि जो घोषणा हो गई उस हिसाब से यात्रा करनी है, नेताओं को जाना है। नेता भी अब पिछली बार तो सत्ता में थी कांग्रेस, तो एक बड़े धूम धड़ाके से उनकी राजस्थान से यात्रा निकली थी। अब सत्ता में नहीं है तो उतना धूम धड़ाका भी नहीं है, कोई उत्साह भी नहीं है कि पार्टी का आम कार्यकर्ता भी ये मान चुका है कि पार्टी ने तो कोई सीटें जीतने का लक्ष्य रखा ही नहीं, कोई टारगेट रखा ही नहीं। भाजपा ने तो एक बहुत बड़ा टारगेट सामने रख लिया। तो उस हिसाब से चुनावी लिहाज से कह रहा हूँ मैं, उसके बाद में स्थितियां कांग्रेस मजबूत हो वो एक अलग बात है, लेकिन चुनावी लिहाज से हाल फिलहाल कांग्रेस की कहीं दूर दूर तक संभावनाएं पूरे प्रदेश में तो नजर नहीं आती है। तो जहां तक बात यात्रा को लेकर है, तो यात्रा के संदर्भ में तो मैं कह ही चुका कि उसका कोई राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। एक औपचारिकता मात्र चल रही है कि अब 5-7 दिन बाद शायद बांसवाड़ा के बेल्ट में ये यात्रा पहुंचेगी मध्य प्रदेश से होते हुए। तो वहां भी इतना, जब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उम्मीदवार सामने आ जाएंगे भाजपा के, वो उनका अपना प्रचार चलने लग जाएगा। तो सियासी तौर पर देखा जाए तो जो लाभ होना चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी उठाने में पूरी तरह से असफल रही है। क्योंकि कांग्रेस के साथ एक मुश्किल ये हो रहा है, मैं 25-30 साल से देख रहा हूँ कांग्रेस को बहुत नजदीकी से कवर किया है कि वो सत्ता में होती है तब तो उसका संगठन सक्रिय है या उसके कार्यकर्ता रहते हैं, सत्ता से बाहर होते ही उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आपको खोजने लग जाओगे, मिलेंगे नहीं। जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, औपचारिक कार्यक्रम, उसमें 10-20 जो डेडिकेटेड नेता और कार्यकर्ता होते हैं वही पहुंच पाते हैं। बाकी जो दूसरे होते हैं लोग जो सत्ता के समय साथ रहते हैं, वो सत्ता से हटने के बाद कांग्रेस पार्टी से खुद भी दूरी बना लेते हैं, कुछ जाते नहीं है। उनको लगता है कि कहाँ भाजपा, अब दल बदल का दौर भी चलेगा, आप देखना किस तरीके से भगदड़ मचेगी कांग्रेस में। और मैं तो मीना जी पहले भी आपके 1-2 कार्यक्रमों में कह चुका हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद यदि भाजपा अच्छे बहुमत से जीतती है या सत्ता में आ जाती है केंद्र में, ये संभावनाएं है, मैं कोई भविष्यवाणी वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन संभावना ये दिखती है यदि केंद्र में वापस भाजपा सत्ता में आ गई तो जो कांग्रेस का जो राजस्थान में मौजूदा विधायक दल है, जो 68 विधायक जो रह गए, इसमें से आप ये मान के चलना 30-35 तो कांग्रेस पार्टी से अलग होंगे ही होंगे। कांग्रेस में यह विभाजन निश्चित तौर पे होगा कि कांग्रेस का जो कल्चर है या उसका जो नेचर है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि वो सत्ता से दूर रह नहीं सकते। सत्ता में रहने की आदत जो पड़ी हुई है, और इसीलिए मैं बार बार इस बात की चर्चा करती हूँ अपने कार्यक्रमों में, आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, जनता के साथ की कोशिश, कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में रहना दरअसल आता ही नहीं है। क्योंकि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे तो विपक्ष की भूमिका को कैसे अदा करना है ये मालूम ही नहीं है। इसलिए आपने बहुत ठीक कहा। जी बोलिए। अभी आप देखिए, सत्ता से हटे 1-2 महीने ही हुए हैं, अभी पिछले दिनों 1-2 प्रदर्शन धरने हुए, उसमें गिनती के लोग थे कांग्रेस के। मतलब उनसे तो मतलब क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए वो तो सत्ता आ गई तब तो कैसे नहीं था राजीव जी, मैं खुद मौजूद था यार, क्यों थोड़ी बहुत ध्यान रखो यार, बीजेपी के गुणगान इतने भी मत करो आप। हाँ बीजेपी पर होता ही बन जाते राजीव जी, बढ़िया रहता। एक वन साइडेड मामला चला, मैं खुद मौजूद था जब प्रदर्शन में खुद था, मैंने खुद गिरफ्तारियां दी, कह रहे कोई इंसाई नहीं, फिर कोई आया नहीं था क्या? ऐसे एक तरफ भी गुणगान गाने लगे। राजीव जी निष्पक्ष पत्रकारिता करो, आप सीनियर पत्रकार है, बढ़िया है, आपका मैंडेट बीजेपी होगा, मैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस जगह बैठ के आप बात करो तो फ्री हैंडल बात करनी चाहिए। आप एक तरफ बीजेपी गुणगान करने लगे, संदीप जी कह रहे थे बोर्ड नहीं मिले,
संदीप जी वोट मिले जब पार्टी टिकट देती है किसी व्यक्तित्व को देख के तो देती होगी ना, कि पार्टी को कांग्रेस को वोट नहीं मिले ऐसे थोड़ी जीत गए, वोट मिले है तभी तो वोट जनता ने दिया है ना, ऐसा थोड़ी है। हाँ, और कांग्रेस में है जब तो उनका व्यक्तित्व दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है। हाँ भीमराज जी, आधे से ज्यादा विधायक अपने व्यक्तिगत कारणों से जीत के आए हैं। सर पार्टी टिकट लेती है तो सुनो जैन साहब, आप इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हो, 8 से 10 फैक्टर होते हैं जिनको देख के टिकट जाते हैं, जिसमें व्यक्तित्व भी एक फैक्टर होता है। आप राजनीति, आप सीनियर होंगे मेरे से, पर मैं आपको ये चीज नोट करा देता हूँ, नोट भी कर लेना, उसमें हर चीज काउंट होती है। अकेले आदमी के व्यक्तित्व से भी नहीं मिलती, उसका ग्राउंड लेवल भी देखा जाता है, उसका व्यक्तित्व भी देखा जाता है, उसकी वहाँ का जाति फैक्टर भी देता था, पार्टी का वहाँ क्या वोट बैंक है, क्या कार्यकर्ता, सब चीजें काउंट होती है। अकेले जाति से नहीं जीतता, अकेले व्यक्तित्व से नहीं जीतता, अकेले धनबल से भी नहीं जीतता। भीमराज जी 2 और 2 4 होते हैं। अब मैं 2 और 2 4 कह दूं तो आपको गुस्सा है और आप ये कहें कि नहीं आएगा मेरे को। एक मीना जी मैंने इसी बात का किया, कांग्रेस को वोट नहीं मिले तो ऐसे थोड़ी जीत गए। बोले व्यक्तित्व तो पहला फैक्टर होता है टिकट बांटने के अंदर। जब आप राजीव जी कहे वन साइड कह रहे हो, प्रदर्शन में नहीं थे, तो उसका तो मैं खुद हुआ था, विद्याधर थाने में गिरफ्तारी हुई है, वहां से हमारी जमानतें हुई हैं, सब करके हैं, तो कैसे मान ली इस बात को? जब झूठ बोले तब तो बोलना ही पड़ेगा। आपने दिल से ले लिया उस बात को, और उन्होंने व्यवहारिक बात, मीना जी व्यवहारिक बात कही नहीं, मैं तो झूठ थोड़ी सुन लेंगे मीना जी, झूठ नहीं सुना जाता। जगह प्रदर्शन में नहीं थे, मैं खुद था, तो कैसे मान लूं मैं? अच्छा कितने लोग थे भीमराज जी, ये बताइए आप। कहाँ की बात कर रहे हो आप? जो इनकम टैक्स कार्यालय, हाँ मैं बताऊंगी, 2 प्रदर्शन हो गए। मैं मेरी बात सुनो, इनकम टैक्स कार्यालय में प्रदर्शन हुआ और इंडिया गठबंधन के तहत शहीद स्मारक पे 2 प्रदर्शन हुए, दोनों में मौजूद था और हजार लोग दोनों जगह मौजूद थे और कम से कम 100 जनों ने गिरफ्तारी। आप जैसे 10-15 लोग ही कांग्रेस को चला रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब था। चलाना तो देखो मेरी बात सुनो, संगठन होता है वहाँ कोई 50 लोग नहीं चलाते, मेन 10-15 लोग होते हैं जो सारी व्यवस्था देखते हैं, बाकी सबको काम डिवाइड किया जाता है। कोई सा संगठन उठा के देख लीजिए, उसके अंदर सबको अलग अलग जिम्मेवारी डिवाइडेशन होता है, कौन क्या करे वो दिस इज अ डिफरेंट इश्यू। बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो जो जहाँ आप बता रहे हो वहाँ मैं खुद मौजूद था, कैसे मानूं? हाँ ठीक है, मैं धौलपुर नहीं गया, पिछली बार धौलपुर में खुद ही था, राहुल गांधी जी आए हैं, मिलके गए, मेरे खुद से मिलेंगे, प्रियंका जी मिले हैं, अब कैसे मानूं इस बात को? क्या आए तो आए हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते आए हैं, वहाँ रुके हैं, सब लोगों से मिले। भीमराज जी हिमाचल प्रदेश में जो तूफान मचा हुआ है ना, उस हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने अभी तूफान मचाया हुआ है, आज के 10 साल पहले उन्होंने तूफान मचाया था, उसी परिवार ने ये आरोप लगाते हुए कि राहुल गांधी उनसे मिल नहीं रहे। इसी परिवार की बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने अभी तूफान मचाया हुआ है। आपको याद होगा, तो राहुल गांधी और गांधी परिवार कार्यकर्ताओं से मिलता नहीं था, पार्टी की रीति नीति के बारे में सोचता नहीं था, इसीलिए तो, क्योंकि पार्टी की कमान उनके हाथ में थी, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी, तो इसलिए सत्ता का जब विकेंद्रीकरण हुआ नहीं, तो आज सत्ता हाशिए पर आ गई है। और सवाल यही है कि विपक्ष में रहने की आदत कांग्रेस पार्टी अगर डाले तो ये समझ में आए कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है। बीजेपी विपक्ष में रही है और विपक्ष में रहकर मुद्दों को कैसे जनता के बीच में रखा जाए, ये सीखने की जरूरत है। वहां से कोई वहां से सीखने जरूरत नहीं है, बीजेपी को कांग्रेस से सीखने जरूरत है कि जनता ये अंग्रेजों से सीख के आएंगे बेसिकली, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना यूं से की थी, तो उन्होंने विजन रखा, और ऑब्जेक्ट भी, तो ये वजह है। अगर ये खुद स्थापना करते तो ये विजन भी रखते, ऑब्जेक्ट भी। आज इनके पास न विजन है न ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये परेशान है। कौन था ये बताइए आप लोग? पहला हिंदुस्तान का आतंकवादी संगठन कौन सा था? पूछिए। किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं ये लोग, जो अपना न्याय मांग रहे हैं। विश्व के 7 देशों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको अरे रोक नहीं जा रहा। कोई भी मोदी, सुनो तो सही, भीमराव जी, देश का पहला भीमराव जी सुनो तो सही, आरएसएस की सुनो तो सही। आरएसएस अगर आतंकवादी होता तो आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह की स्थिति में कभी नहीं आता। ये बताइए किन कौन से बम ब्लास्ट में इस समझो, और आप आज भी हर अलगाववादियों के साथ कांग्रेस खड़ी है। आज की तारीख में जो भारत, आपको पता नहीं, आप व्यक्ति का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग गए। यही इशू है आपके साथ, ये इशू है। ये बताइए ना, ISI को आप बताओ। देखिए आप है ना इस तरीके से, अरे छापे मारी है, भिंडर वाले जी को किसने जन्म दिया था?
कोई बताएगा? इतने सारे पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि किसने जन्म दिया भिंडरवाले जी को, और फिर उसका क्या आश्चर्य हुआ पंजाब का। तो ये फालतू की बातें करना कम करो। 14,53,000 करोड़ रुपए किसके? अरे टैक्स सबसे ज्यादा कौन देता है? कौन देता है टैक्स इस देश को? नहीं होने दे रहे आप लोग, फालतू की बातें कर रहे हैं। नहीं होने दे, फालतू की बातें लगने लगी, क्योंकि किसानों का दर्द आपको पता नहीं है। आप इस ओरा में जियो, किसान का दर्द गाँव में जाइए, पता चलेगा। क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारी जमीनें ले लो और वहां पर जाकर थोड़ी खेती करो और वहां से ले लो। जमीनों से निकले हुए तब जमीन की बात करेंगे, और जमीनों का और किसानों का दर्द हमें पता है, आपको पता नहीं है। पता नहीं तुम कहाँ से पूंजीपतियों की गुलामी की है और मुखबिरी करने वाले लोग आज हमें बताएंगे कि किसानों से क्या होता है। राजस्थान में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 65,000 करोड़ का अडानी जी को गहलोत साहब ने दिया था, और अभी कर्नाटक में भी अडानी साहब का, अभी आज की स्थिति में कर्नाटक में भी यही हालत है। किसानों और भारत के उद्योगपति, अच्छी बात है ना, भारत में उद्योगपति है तो, और बन रहे हैं तो। एक बात बताइए, क्वार्टरेट जी कौन था? यूनियन कार्बाइड कौन, किसने स्थापना की थी? उसको आप 12 महीने तो क्या बात कर रहे हैं? चेयरमैन और बढ़ाते हो। आप किस किस की बात करोगे? कौन कौन से फैसलों की बात करोगे? आप बताइए ना। आप भीमराव जी कनेक्ट करो लोगों से। मैं आप तो बहस कर लेंगे, बट कनेक्ट अगर लोगों से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। अभी तिवारी जी कह रहे थे आडवाणी जी रथ यात्रा नहीं, आडवाणी जी रथ यात्रा नहीं थी, वो दंगा यात्रा थी, और लाखों लोग तो उससे पीड़ित हुए, हजारों लोग उसमें मारे गए। ये इनकी दंगा यात्रा थी, और ये न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे, गरीब किसान मजदूर। और आज मैं पूछना चाहता हूँ कि बृजभूषण का समर्थन किसने किया? भीमराज जी, आप थोड़े से ज्यादा रहो राहुल गांधी जी के साथ तो और अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कारी को हमारी थोड़ी व्यवस्थाएं और कम करनी पड़ेगी हमको। राम रही क्या कम? आप राहुल गांधी जी के साथ थोड़े ज्यादा रहो, अच्छा लगेगा। हम रह लेंगे, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, वो हमारा सवाल है, हमारा इंटरनल मैटर है। आपकी परमिशन नहीं, हमारा काम काज कम होएगा, हमें अच्छा लगेगा। आप पूंजीपतियों की गुलामी छोड़िए और जनता के बीच में जाइए। गोरे तो चले गए, मुखबिर यहाँ छोड़ गए। आज उनके लिए किसान पहले भी लड़ा था और अब भी लड़ा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये पंजाब के किसानों को गालियां निकालते हैं, आजादी का इतिहास उठा। अरे हम किसी को नहीं निकाल रहे, हम कह रहे हैं कि किसान गरीब क्यों रह गए, कैसे रह गए किसान, गरीब कैसे रह गए, ये बताओ। आप कह रहे ना क्यों गरीब रह गए, क्या कारण रहे? 60 साल राज रहा ना कांग्रेस का, क्यों रहे गरीब? क्यों देश की जनता गरीब क्यों रही? क्यों गरीब? 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब रहे इस देश में इतने समय तक। जैसा था वैसा रहेगा, और हम जानते हैं आपका काला चिट्ठा। नहीं, आपके पास कोई मुद्दा है न जवाब है, केवल और केवल विरोध है, हर बात का विरोध है। चिन्मयानंद पे बोलिए, राम रही पे बोलिए, एक ही मुद्दे में जवाब दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए नरेगा मजदूरों क्यों निकाला? बताइए, आप जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है। बिल्किस बानो का समर्थन बीजेपी ने किया था, बोलिए ना जवाब। फिर वही बात, क्या जवाब? पाकिस्तानी थी क्या? भारतीय नागरिक थी? आप बोलिए ना, जवाब दीजिए। हंस रहे हो उसके ऊपर, तो यही इनकी कमजोरी है। स्वागत करते हैं, और कुछ भी बोले जाओगे तो मैं थोड़ी कुछ नहीं किया। गुजरों को गोलियों से किसने बूंदा था? आपने तो बूंदा था ना। जाटों को हरियाणा में किसने बूंदा था? इनके मंत्री है राजेंद्र राठौड़, जो एक्स मंत्री थे, और कुछ भी बोलो मैडम, सिर्फ और सिर्फ एक जाति को टारगेट करके ट्रांसफरों की लिस्ट निकाले कि इनको हटाओ, वो खाली जाट है इसलिए। और मकराना नागौर के अंदर निकाल रहे हैं, एक धर्म के लोगों का ट्रांसफर कर रहे हैं। और 13 पत्थर शुभकरण चौधरी उद्योग गुरुवाटी से 50 सीटें पास करने की हैं, और उनके लेटर वायरल होने के बाद इनको हटाओ, इन्होंने चुनाव में हमारा समर्थन नहीं किया। क्या अभी इसलिए सत्ता में आए थे आप लोग? प्रधानमंत्री फसल बीमा किसान धरना दे रहे हैं, कभी आपने सुनी? कभी जिक्र नहीं करोगे। आपने बोला था हम डीजल पेट्रोल बरोबर कर देंगे। 18 महीने में $40 सस्ता हुआ है कच्चा तेल। आप पता करिए, उस पर जवाब दीजिए ना। नहीं बोलोगे आप लोग। हम पूछना चाहते हैं, अरे मैं कह तो रहा हूँ कि सरकार में आए हैं हमारे कार्यकर्ता, जहाँ पर भी हैं वो लोग सब आएंगे, वो किसी भी जाति के हो। आप देश विरोधी उन सबको रिलीफ मिलेगा। जो प्रताड़ित आपने प्रताड़ना दी है ना, वो सबको रिलीफ मिलेगा। क्यों नहीं रहा? जंगल मरने का अपमान किसने किया? आपने किया था ना। 52 साल तिरंगा क्यों नहीं लहराया आपने? आरएसएस का जवाब दीजिए ना। तिरंगा तो अपना सबका है ना, उससे बड़ा तो अपना कोई धर्म नहीं है, न अपना कोई देश है। तिरंगा सबसे बड़ा है और उसके नीचे अपने सब है। सुनो आप लोगों ने, अरे सुनो भीमराज, अरे भीमराज जी, सुबह वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई वो करते हो क्या, योगा वोगा? किसका योगा की आपसे जरूरत नहीं है। कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का योगा करते हो क्या? मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ बॉलीवुड का,
और मुझे योगा की जरूरत नहीं पड़ती और रेसर भी हूं मैं। यदि आपको रेस लगानी हो तो टाइम ले लेना मेरे से, आ जाना। मैं पूछना चाहता हूँ कि 52 साल तिरंगे का सम्मान क्यों नहीं किया, राष्ट्रगान का अपमान क्यों किया आप लोगों ने? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। और पीएसयू है मैडम, जिन्होंने 12,000 करोड़ का बेनिफिट किया, उसकी 10% हिस्सेदारी बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हो? चाइना बाइकाट करते हैं, चाइना ब्रह्मपुत्र पे बांध बना के अपना पानी रोक रहा है, इस पे कभी बोलेंगे? और जो इंपोर्ट था पहले 4% था, 22% बढ़ा है, और इस पे कभी बोलेंगे आप लोग? मीना जी, ये सारी रिपोर्टिंग है ना भारत की, कांग्रेस की जो रिपोर्टिंग और भारत सरकार की और चाइना की रिपोर्टिंग है, वो चाइना वाले राहुल जी को करते हैं, राहुल जी इनके कान में बोलते हैं, नोटबंदी का प्लान और ये फिर न्यूज 24 पे या अलग अलग मीडिया में बोलते हैं, ऐसा है ना? कानून किसके इशारे पे लाए गए, इसका कभी आज तक जवाब नहीं आया। माफी मांग सकते हैं क्योंकि माफी इनकी आजादी पहले से मांगते आए हैं और मांग लेंगे, पर मैं पूछना चाहता हूँ 3 काले कानून किसके इशारे पे लाए गए? 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट मैं देख रही तो थी मैडम कि ये चुप ही नहीं हो रहे ना, बताइए इनसे, पूछ लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं एक सवाल बोल दूंगा आप, मैं एक चीज मीना जी, मैं दोबारा नहीं डिस्टर्ब करूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल बोल दूंगा, एक का जवाब दिलवा देना, ये मेरी गारंटी है। एक का जवाब सही मिल जाए तो आपकी बात कर सकते। आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, आप लोग दोनों एक एयर टाइम लीजिए, उसमें 1 घंटे का टाइम फिक्स करिए और आप दोनों बोलते रहिए। परसों तीसरे की जरूरत ही नहीं है, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। नहीं, परसों अब भीमराज जी सबसे पहले तो आप अपनी लाइट ऑन करिए ताकि आपका फेस लोग देख सके, आपको लोग देख सके। और दूसरी बात, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बीच में नहीं बोलते हैं, तो आपको मैंने आज जानबूझ के फ्री किया कि देखते हैं कितनी देर आप लोग कर सकते हैं। 15 मिनट तक आप लोग दोनों, हमारे वरिष्ठ लोगों का समय जो है वो इस तरह से प्लीज आगे के लिए ध्यान रखें। अटल जी, आप कम से कम, जब एक व्यक्ति अगर कंट्रोल में नहीं है तो दूसरे को नियंत्रण में रहना चाहिए, अपनी सीमाओं को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए, दायित्व को भी। आप तो वैचारिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, विचारधारा को कितना मजबूती से पालन करते हैं आप जानते हैं। उसके बाद भी आप भी उनके साथ लगातार बिना मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ा स्लो हो जाए। मुद्दे पर रहिए ना। आप बीच में डिस्टर्ब किया था मैडम, मैं पहले बीच में नहीं बोला, मैं जो बात थी वो बात बीच में बोलते हैं, अनुशासन इनको सीखना चाहिए। भीमराज जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे, और अब अगर भीमराज जी बीच में बोलेंगे तो उनका ऑडियो बंद कर दिया जाएगा। प्लीज ध्यान रखें टीम, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा प्लीज। अटल खंडेलवाल जी, राहुल गांधी राजस्थान में यात्रा कर रहे हैं, आपने अब तक सभी पैनलिस्ट को सुना। आपको उनकी यात्रा से, बीजेपी को उनकी यात्रा से कोई चिंता है कि भाई अगर वो आएंगे तो हमारे कुछ वोट बैंक को कम करेंगे, हमें कुछ कमजोरी महसूस होगी, हमारे कैंडिडेट के सिलेक्शन में हमें ध्यान रखना है? ऑफ कोर्स आपके यहाँ कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत सारे क्राइटेरियाज के बाद जिस तरह से बात हो रही है, लिस्ट आने वाली थी 6 बजे, अभी तक आई नहीं है शायद, क्या खबर है अटल खंडेलवाल जी? देखिए, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैं आज थोड़ा 10 मिनट के लिए लेट हो गया था कहीं पे आपके यहाँ पर। और अब रही बात राहुल गांधी जी की यात्रा की, तो नहीं, हमको उससे पहले भी नहीं फर्क पड़ा था और अभी भी नहीं फर्क पड़ता, बल्कि हम तो चाहते हैं राहुल गांधी जी की जितनी यात्राएं यहाँ हो राजस्थान में, उतना वो हमको बेनिफिट ही देके जाते हैं। ऐसा अगर अपन पास के एक्सपीरियंस से भी रहे तो ऐसा ही होता है। उसका इशू ये है कि जैसे वो जिस टैगलाइन पर यात्रा निकालते हैं उसका वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते और उसका अर्थ भी नहीं होता। अभी जैसे न्याय यात्रा चल रही है तो उनको ये नहीं पता कि न्याय किस चीज का वो मांगने जा रहे हैं और जनता के साथ कौन सा अन्याय है जिसपे वो बात करना चाहते हैं। वो एक घिसी पिटी अगर लाइनों के साथ वो यहाँ पर कुछ भी आएंगे और कुछ अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, तो मेरा जो सोचना है कि राहुल गांधी जी की यात्रा को हम बहुत ज्यादा सीरियस ले भी नहीं रहे हैं और हम उसका इम्पैक्ट भी नहीं है। अब सेकंड बात ये कि भी हम लोगों का जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स का, वो यस, उसके लिए बहुत सारी स्क्रूटनाइजिंग मैकेनिज्म है, उसके थ्रू वो निकल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि निष्ठावान और दृढ़ सुदृढ़ कार्यकर्ता वो लोगों को मिले और वो लोग एमपी का चुनाव यहाँ से लड़े और जल्दी ही आपको लिस्ट मिल जाएगी। कयास तो बहुत सारे इधर उधर से आ रहे हैं, लेकिन बस ऐसा है कि जल्दी ही आने वाली है। काफी कुछ फैसले हो चुके हैं और अटल जी, आपका ऑडियो चला गया है,
जल्दी से क्या मतलब है? 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 25 घंटे, 4 दिन? नहीं, जल्दी से मेरा केवल इतना सा है मीनिंग की भी लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है, और आपको आज और कल मैक्सिमम, ऐसे मैं मानता हूँ कि कल तक आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। कुछ की पूरे 25 के लिए नहीं, फर्स्ट राउंड में जो हम 8-10 जो हम मान रहे हैं सीट्स, उन पे आपको लिस्ट मिल जाने का हम लोगों को भी अंदेशा है। जी, प्रेम जैन हमारे साथ जुड़े हैं धौलपुर से। प्रेम जी, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है कि राजस्थान में उसका क्या असर है। आज की यात्रा आपने भी देखी होगी, सुना होगा, लोगों का रिस्पॉन्स, कांग्रेस पार्टी का उत्साह, जोश और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस, क्या नजर आया आपको वहां पर धौलपुर में? राहुल गांधी का न्याय यात्रा का असर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जो मतदान करेगा उस पर पड़ सकता है, मैच्योर मतदाता पर नहीं पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा सीटों में सेंध लगा ले न्याय यात्रा, ये संभव नहीं है। जी, शुक्रिया। राजीव तिवारी जी, राजीव जैन साहब ने कहा था कि राहुल गांधी की ये यात्रा उनको व्यक्तिगत फायदा जरूर दे सकती है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं होगा। क्या राहुल गांधी को इस बात का इल्म होगा? क्या कांग्रेस पार्टी में किसी को इस बात का एहसास या इस बात का सच में ही आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि उन्हें इस बात को साझा करें वो पार्टी के साथ? जैसा आपने कहा कि ये समय यात्रा का नहीं है लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन वो अपनी धुन में है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रेम जैन जी, ये सवाल मैंने राजीव तिवारी जी से किया। राजीव जी, अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। ऑन ही कर दो। राजीव तिवारी जी के ऑडियो में कुछ इश्यू आ रहा है। प्रेम जैन जी, जब तक राजीव तिवारी जी कनेक्ट करते हाँ जी। हैं, आपसे अगला सवाल लेते हैं। प्रेम जैन जी, ये आपने कहा कि फर्स्ट टाइमर वोटर जो है उस पर, यूथ पर असर पड़ सकता है, तो यानी इसका मतलब यूथ में राहुल गांधी को लेकर क्रेज है? यूथ में, सारे यूथों में 100% क्रेज नहीं है, लेकिन जो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार मतदान करेगा उसमें क्रेज है। जी, और कांग्रेस पार्टी की तैयारियां वहां पर किस तरह की नजर आई आपको? लोगों में चर्चा किस तरह की रही वहां पर कि लोग, आज राहुल गांधी वहां पर आए हैं तो लोग क्या चर्चा कर रहे थे धौलपुर में यात्रा को लेकर? राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कोई ज्यादा लोग गंभीर नहीं थे, हल्के में लिया है उन्होंने, और जो वो नया वोटर है उसने गंभीरता से लिया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोग गंभीर नहीं है। प्रेम जैन वहां पर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और अगर वो ये महसूस कर रहे हैं, अगर वो लोगों का ये जिस तरह का उन्होंने रिएक्शन बताया है, उससे समझ में आता है कि राजीव जैन जी ने क्यों कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं होगा। इससे समझ में आता है कि क्यों लालू यादव सलाह दे रहे हैं कि यात्रा रोककर आप चुनाव पर ध्यान दीजिए। संदीप शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की जो भीतर की गुटबाजी है पूरे प्रदेश में, इस इलाके में, उस गुटबाजी में भी जब यात्रा वहां से निकल रही थी तो उसकी भी कोई बानगी, मतलब कौन सा ग्रुप आया, कौन सा नहीं आया, किसने मेहनत की, किसने नहीं की? देखो मैडम, मैं आपको बताऊं, गुटबाजी की बात करें तो धौलपुर जिले में गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, यहाँ बीजेपी में गुटबाजी है धौलपुर में।
क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस के लीडर हैं वो दिग्गज लीडर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे लोग कांग्रेस को संभाल रहे हैं जो पारिवारिक रूप से 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी हैं जुड़ी हुई है कांग्रेस से, 50-50 60-60 साल से राजनीति कर रही हैं। तो ऐसे में कोई गुटबाजी नहीं है। जो दिग्गज हैं उनको सारे लोग कार्यकर्ता पचा चुके हैं, उनके यशमैन हैं, तो जो वो कहते हैं उसकी पालना करते हैं। यहाँ जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं वो भी विधायक के नजदीकी हैं, भरोसेमंद हैं। तो गुटबाजी जैसी स्थिति धौलपुर की कांग्रेस में तो नहीं है, गुट नहीं है। संदीप जी, बीजेपी की जो गुटबाजी है वो चुनाव में लोकसभा सीट पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। जो कोई प्रयास करेगा तो थोड़ी बहुत नुकसान हो सकता है, पर चूंकि जो वोट पड़ना है वो मोदी के चेहरे पड़ना है, इसीलिए इस गुटबाजी को बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है। गुटबाजी तो है, फर्क नहीं पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि और कांग्रेस के मजबूत चेहरे भी यहाँ पर कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। स्थानीय मजबूत चेहरे नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि जब स्थानीय लोगों को जब वोट देना होता है तो लोग ठीक है दे देते हैं कि इसको देना है, ये अपना परिचित है, पार्टी नहीं परिचित देखते हैं। धौलपुर क्या है, धौलपुर करौली दोनों ही जो जिले हैं बहुत छोटे जिले हैं। ऐसे मान लो हो गई है, मीना जी देख लें, ये ग्रामीण 154 लोगों की लिस्ट जारी हो गई है बीजेपी की। 154 लोगों की लिस्ट जारी हो गई है बीजेपी की। राजस्थान के नामों को मैं नजर डालती हूँ, तब तक राजीव तिवारी जी प्लीज आप ये बताइए, जो सवाल मैंने किया था राहुल गांधी की यात्रा से व्यक्तिगत उनको फायदा और पार्टी को। देखिए, व्यक्तिगत और फायदे की कोई बात ही नहीं है इसमें। व्यक्तिगत जब पार्टी को फायदा नहीं होगा तो व्यक्तिगत करके कर क्या लेंगे, वो क्या फायदा होगा उनको? अगर उनकी यात्रा से पार्टी को फायदा हो रहा है, पार्टी मजबूत हो रही है, तो राहुल गांधी को भी फायदा होगा। आप ये समझिए ना। जब कुछ लोगों ने राहुल गांधी को ये समझा दिया है कि आप तो 2029 की तैयारी करिए प्रधानमंत्री बनने की, 24 में तो होना नहीं है। तो क्या राहुल गांधी ने इस बात को मानकर अपना काम शुरू कर दिया, ऐसे मानना चाहिए राजीव? तो भी अकेले व्यक्ति से क्या होगा? अगर वो अपनी छवि चमका लेंगे और पार्टी की छवि नहीं चमकेगी तो वो करेंगे क्या फिर? 29 हो चाहे 39 हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कांग्रेस को मजबूत होना जरूरी है, या तो वो पार्टी बदलें। अगर कांग्रेस में रहते हुए खुद की छवि चमकाएंगे और कांग्रेस डूब रही है तो उससे उसको फायदा क्या होगा? वो सत्ता में तो नहीं आएंगे ऐसे। ये बात राहुल गांधी को कोई समझाता है कि नहीं? इससे पहले 195 तो भीमराज जी बताएंगे कोई समझाता है कि नहीं है। तो वही मैं भीमराज जी के पास जा रही हूँ। 195 उम्मीदवारों की बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें 34 केंद्रीय मंत्री, 28 महिलाएं, 47 युवा उम्मीदवार 50 वर्ष से कम के 47, और लोकसभा अध्यक्ष अपना चुनाव लड़ेंगे अपनी पुरानी सीट से। पूर्व सीएम भी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, कोटा से ओम बिरला, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, अलवर से भूपेंद्र यादव, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, सीकर से सुमेधानंद, पाली से पीपी चौधरी, भरतपुर से रामस्वरूप कौली, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, वसुंधरा राजे के करीबी और राजेंद्र राठौड़ के नंबर 1 दुश्मन राहुल कस्बा का टिकट कट गया है। राहुल कस्बा को आरोप लगे थे कि उन्होंने चुनाव हराया है राजेंद्र राठौड़ को। नागौर से ज्योति मिर्धा फिर चुनाव लड़ेंगी। जालोर से लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर से मन्ना लाल को उतारा गया है, उदयपुर से मन्ना लाल, और बांसवाड़ा डूंगरपुर से महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में आए, कांग्रेस युक्त बीजेपी में चुनाव लड़ेंगे। तो भाई ये जो लिस्ट है राजीव तिवारी जी, ये कोई बहुत चौंकाने वाली लिस्ट नहीं है। नहीं, तो पहली लिस्ट में तो चौंकाने वाला कुछ ऐसा आने वाला भी नहीं था। झांझड़िया का नाम तय हो ही चुका था शुरू से। बाकी जितने भी नाम आपने गिनाए हैं वो सब पहले से तय थे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी नाम तय था लगभग, क्योंकि उनको पार्टी में लिया इसीलिए गया था कि जो आदिवासी सीट है उस पर अपना पुख्ता एक इंतजाम हो जाए। तो ये सारी चीजें इस सीट से, इस लिस्ट में
जो चौंकाने वाले नाम है वो यूपी या मध्य प्रदेश में आएंगे। यहाँ कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम नहीं आना था। राहुल कसवा का नाम हटना ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चूरू से राजेंद्र राठौड़ प्रयास कर रहे थे, चूरू और जयपुर ग्रामीण से। नहीं राजीव तिवारी जी, चूरू से राजेंद्र राठौड़ प्रयास नहीं कर रहे थे, जितनी मेरी जानकारी है। राजसमंद, जयपुर ग्रामीण और चूरू से भी उनका था। लेकिन चूरू से उन्हें मालूम था कि राहुल कसमा उन्हें जीतने नहीं देंगे, और बाकी जो और भी लोग हैं, अगर वो राहुल कसमा का टिकट कटवाने को डिटरमाइन थे, और अगर राहुल कसमा का टिकट कट के राजेंद्र राठौड़ को मिलता है, तो राजेंद्र राठौड़ इस बात को जानते हैं कि चूरू का चुनाव उनके लिए कितना टफ होता। लेकिन राहुल कसवा का टिकट कटना, अटल खंडेलवाल जी पार्टी के हित में कितना मानते हैं आप? युवा चेहरा, काम कर रहा था, एक्टिव था, और आपने टिकट काट दिया। आवाज अपनी ऑन करिए अटल जी, ऑडियो ऑन करिए। मीना जी, इशू क्या है कि हमारी जो पार्टी है उसमें अनुशासन भी एक बड़ी बात। हमेशा मैं कहता हूँ कि अनुशासित रहना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोई भी कितना भी बड़ा हो, अगर वो अनुशासित नहीं रहेगा तो इशू खड़े होंगे ही होंगे। और दूसरा, मेरे को एक और बात लगती है कि जनरली बीजेपी में ये देखा भी गया है, जनरली हम लोगों ने ये महसूस किया है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पर जनरली इस तरह की लीड लेती है पार्टी। और अपने, अब आप देखिए, चूरू से उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया जी को टिकट दिया है। वो पैरा ओलंपिक में भी अभी जो समिति है उसमें आज था कि चेयरमैन बनाएंगे उनको। और अच्छा है, इस तरीके के निर्णय लेती है। तो जहां तक चूरू की बात है तो यही कारण रहे होंगे, और तो कोई कारण लगता नहीं। अनुशासन में नहीं थे राहुल कसमा आपके मुताबिक, और इसलिए उनका टिकट कटा। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट क्यों मिला? देखिए मीना जी, बहुत सारी जगह लोकतंत्र में एक और फैक्टर काम करता है, वो होता है जीतना भी एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, खुद का जीतना नहीं, उस पूरी बेल्ट और उसके आसपास के क्षेत्र में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है व्यक्ति, तो वो भी देखा जाता है। तो उसमें महेंद्र सिंह मालवीय है, वो फिट बैठ रहे थे तो उनको टिकट मिल गया। तो राजस्थान के 15 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव को उतारने का कारण क्या है अटल खंडेलवाल जी? देखिए, भूपेंद्र यादव साहब है, वो संगठन आप लंबे समय से देख रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया कद्दावर नेता भी है, और बिल्कुल अच्छी पृष्ठभूमि के अनुशासित कार्यकर्ता भी हैं, और बहुत ताकतवर है। उनके बहुत सारे आइडियाज बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए, और तो उनको टिकट मिलना चाहिए भी था। और इस बार राज्यसभा में तो गए नहीं थे, तो इस बार लोकसभा में मतलब उनका टिकट मिलना तय था, कि लग रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में उनकी अग्रणीय भूमिका रहती है। को अलवर लाने का वैसे तो जातिगत समीकरण समझ में आता है, बिल्कुल जातिगत भी है, और वो पहले राज्यसभा के भी सदस्य यहाँ से रह चुके हैं, और हरियाणा से लगा हुआ इलाका है उनके, जो हरियाणा में जो उनका क्षेत्र है, जो गांव है उनका, उससे लगा हुआ है अलवर मेवात इलाका पूरा। और यादवों का वहाँ काफी जोर है, तो वहां से आराम से वो सीट निकाल लेंगे। बाबा बालकनाथ विधायक बन गए तो उसके बाद कोई ऐसा उनको प्रॉब्लम आएगी नहीं, वहां पे आराम से सीट निकलेगी भूपेंद्र जी की। तो राजेंद्र राठौड़ की सीट अब राजसमंद माने तय राजीव तिवारी जी? अभी कह नहीं सकते, राजसमंद से हो सकता है इस बार कोई उदयपुर राजघराने का भी कोई व्यक्ति वहां से दावेदारी कर दे, अंदर ही अंदर चल रही हो कोई बात, युवा कोई वहां का आ जाए। बता रहे हैं वो महाराणा प्रताप का योगदान मुख्यमंत्री से मिलकर, ठीक है। तो वो भी एक वहां संभावना चल रही है। तो राजेंद्र राठौड़ उस बात को लेकर भी चिंतित है, आशंकित है कि पता नहीं वहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी। और सुमेधानंद सरस्वती को उतारने का मतलब? सुमेधानंद सरस्वती को
देखिए, अभी वो सिटिंग सांसद है और सीकर में जिस तरीके की स्थितियां बीजेपी की कोई बहुत अच्छी नहीं रही पूरे जिले में, वहां पे कांग्रेस को काफी सीट मिली है, तो उस लिहाज से और फिर उनके पीछे योगी जी का बड़ा समर्थन है उनको, सुमेधानंद जी को। तो देखिए, आप जितने भी इनके पक्के और सॉलिड उम्मीदवार थे पिछली बार के, उन सबको इस बार उन्होंने रिपीट किया है जी। एक आध छोड़ दे तो झांझड़िया को भी वहां पे कस्बा को हटाया है, तो झांझड़िया भी युवा है और उनको इस बार पैरालंपिक्स का कमेटी का चेयरमैन भी एकमात्र उनका उसमें दावेदारी है, तो वो भी निर्विरोध वो चुने जाएंगे। 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपियन, और 1 बार के पिछली बार उनको सिल्वर मिला था, तो उनकी दावेदारी। और झांझड़िया भी वहां पे देखिएगा राहुल कस्बा से ज्यादा मतों से जीत सकते हैं वहां से जी। और दुष्यंत सिंह का टिकट नहीं कटना, राजीव जी, ये वसुंधरा जी को मनाने की, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन से वसुंधरा जी सभी मीटिंगों में भी जा रही हैं, दिल्ली में भी कोर कमेटी की मीटिंग में जा रही हैं, यहाँ भी जो इनकी स्टेट इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी वसुंधरा जी जा रही थी। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैंने अपनी नाराजगी को ऐसे ही सार्वजनिक रूप से जारी रखा तो हो सकता है कि दुष्यंत का टिकट कट जाए, तो उन्होंने जो ये सक्रियता अपनी दिखाई। बाकी लोकसभा क्षेत्रों में वसुंधरा जी से हिसाब पूरा भी किया जाएगा सब जगह। अब एक जगह हो गया ना, राहुल कस्बा का टिकट कट गया ना, तो आगे भी देखिए अभी 10 सीट बाकी हैं। जी जी, 10 सीट अभी बाकी है। और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जो विरोध था उसका क्या करेंगे अटल खंडेलवाल जी? ऑडियो ऑन करिए अपना प्लीज। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब है, वो बहुत बढ़िया लीडर है। और देखिए, छोटा मोटा विरोध तो चलता रहता है, ऐसी कोई विशेष मेरे को नहीं लगता कि ऐसा विरोध हो कि जो गजेंद्र जी है उनको वहाँ कोई हारने का डर हो। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। वो बहुत सशक्त नेता है संगठन के प्रति भी और कार्य के प्रति भी, तो उनको तो टिकट मिलना तय था। उनके वहां पर मिलना तय था, कहा जा रहा था कि वो भी अपने टिकट सीट बदलने की बात कर रहे थे, सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे थे, इस तरह की बातें तो थी अटल जी। नहीं, अब एक बात बताइए, क्या सुरक्षित सीट 25 सीटें हैं और सभी अच्छे मार्जिन से जीती हुई, जोधपुर वाली सीट का भी मार्जिन ठीक है, तो फिर सुरक्षित सीट का तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। सीट मिलना एक प्रश्न हो सकता है, सुरक्षित सीट जैसे तो कोई बात और ज्योति मिर्धा पर फिर से भरोसा करना अटल जी। देखिए, वही बात कि जो पहले मैंने रिपीट की, आप एक अच्छे कार्यकर्ता बने रहो और आप कंटिन्यू काम करते रहो, तो हार और जीत तो एक पार्ट है कि भी ठीक है, विधानसभा में उन्होंने लड़ना तय किया, उनको लड़ाना तय किया था, संगठन ने तय किया और वो किसी भी कारण से नहीं जीत सकी, फिर संगठन ने उनसे उनको ये वाला मौका दिया। ये तो ज्योति मिर्धा जी के लिए भी बहुत बढ़िया है। और हम लोग सोचते हैं कि संगठन ने जो तय किया है वो बिल्कुल उन्होंने वहां की जो रणनीति बनाई होगी उसके सापेक्ष में ठीक होगा ये कैंडिडेट का नाम, तो उन्होंने उनको राजीव तिवारी जी, हनुमान बेनीवाल को खत्म कर पाएगी बीजेपी? देखिए, हनुमान बेनीवाल अगर खुद खड़े होते हैं तो बात अलग है, लेकिन वो अभी विधायक हैं और अब वो ऐसी रिस्क लेंगे नहीं कि अगर वो इस बार हार गए तो वो फिर पार्टी जो है इनकी लोजपा जो पार्टी है वो संकट में आ जाएगी। तो वो अभी देख रहे हैं, यही उनका निर्णय रहेगा कि मैं अभी विधानसभा में ही बना रहूं और पार्टी को धीरे धीरे राजस्थान में मजबूत करूं, बनिस्पत इसके कि लोकसभा चुनाव में हार का ठप्पा लग जाए एक बार और फिर पार्टी को जो बढ़त मिलनी चाहिए आगे के दिनों में, आगे के सालों में, वो उसको खोना नहीं चाहेंगे अभी। तो इसलिए, और मिर्धा, ज्योति मिर्धा को जो टिकट दिया है उसके पीछे कारण यही है कि ये जो पूरा शेखावाटी बेल्ट है इसमें आप देखिए कि जाट मतदाताओं को
रिझाने के लिए ये देखिए आप सुमेधानंद जी को दे दिया, उधर झांझड़िया को दे दिया, इधर ज्योति मिर्जा को दे दिया, तो ये तीनों तरफ से एक तरीके से ये घेराबंदी है कि जाट मतदाता और पूरे प्रदेश में उसका असर पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से कैलाश चौधरी, मतलब 15 नामों में 5 नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए ना, प्रदेश में जाटों को अगर बीजेपी महत्व दे रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यही एक सबसे कमजोर कड़ी बीजेपी की थी। इसको अगर वो दुरुस्त कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रामस्वरूप कौली भरतपुर से सिटिंग सांसद को हटाकर, वहां भी आप ये देखिए कि भजनलाल जी को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाकर जो जितने जनरल वोट हैं उनको अपनी तरफ कर ही लिया, और जितने पिछड़ों के वोट हैं, रामस्वरूप कौली पहले वैर भुसावर से चुनाव लड़ते थे और वहां से जीते भी थे। तो इस पूरे इलाके की एक जो स्ट्रेटेजी है, धौलपुर तक में इसका असर पड़ेगा। धौलपुर में भी पिछड़े वोट बहुत हैं, तो वो ये पूरी एक इलाके की जो रणनीति के अनुसार ये टिकट का वितरण किया गया है, और इसीलिए रात को 3:30-4 बजे तक चुनाव समिति बैठक कर रही है, और खुद प्रधानमंत्री सुबह 3:30 बजे हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि बीजेपी में गंभीरता कितनी है, और वो दूसरी तरफ कांग्रेस है, अभी चुनाव समितियों की बैठक नहीं हो पा रही है। जी देखिए कितनी मुस्कुराहट अटल जी के चेहरे पर आ गई है आपकी तारीफ से। नहीं मैम, इसको एक और चीज बताता हूँ, नहीं एक अच्छी चीज और बताता हूँ। वाकई अगर कहीं कमी है तो हमको उसको उजागर भी करना चाहिए। नहीं, जैसे अटल जी इस चीज को मैं बता दूं कि जयपुर में मेट्रो को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है, तो 3 सरकारों में 3 तरीके की डीपीआर बन चुकी है, और डीपीआर बनते बनते सरकार चली जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। तो ये जो अंबावाड़ी और अब वो विद्याधर नगर तक शिफ्ट हो गया है, तो उसका एक टाइम बाउंड इनको करना चाहिए। डीपीआर तो आप जो एग्जिस्टिंग है भाई, आपको सारी आपको खंभों पे ही तो ले जानी है। ओवरहेड पूरी मेट्रो चलेगी, अंडरग्राउंड है ही नहीं उसमें बिल्कुल भी, तो उसको आप स्टार्ट कीजिए ना, क्योंकि बनने में भी उसको कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। जी नहीं बिल्कुल ठीक है राजीव जी। अंबावाड़ी से एक्सटेंड किया है विद्याधर नगर तक, एक उसका एक्सटेंडेड डीपीआर बनवा लीजिए उसकी। नहीं एक इशू है, आप कोटा बनाई होगी। नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा खराब या ये, लेकिन हाँ पहले आप एक बार कोटा जाके आइए, वहाँ रिवर फ्रंट पे 2 पुल आपको मिलेंगे, तो जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर वापस खत्म हो जाते हैं। अब समझ ही नहीं आया, मैं खुद आश्चर्य, मतलब इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो कि टाउन प्लानिंग कैसे, तो उसको डीपीआर को आप संदीप जी के पास जाऊंगी मैं। जो भरतपुर की सीट है उसका धौलपुर पर जो असर राजीव तिवारी जी बता रहे थे, कितना असर किस रूप में नजर आएगा संदीप जी? देखो, एक धौलपुर और भरतपुर जो जिला है वो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यहाँ लोग भी आपस में जुड़े हैं, समाज भी जुड़े हुए हैं, और जो धौलपुर जिला बना है वो भरतपुर से ही अलग होकर जिला बना है। तो यहाँ जो रामस्वरूप कोली जी को जो टिकट दी गई है, तो उससे जो कोली समाज का वोट है, और भी जो अपन कह सकते हैं कि जो रिजर्व जो जातियां हैं उनका वोट है, उसका वोट बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़ेगा, इससे फायदा मिलेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं एक मिनट मैडम, रामस्वरूप कोली जी हैं वो धौलपुर से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। जो धौलपुर लोकसभा है ये कभी बयाना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा थी, और उस समय भी रामस्वरूप कोली जी सांसद रहे थे, तो उनका यहाँ व्यक्तिगत लोगों से जुड़ाव है, समाज में भी जुड़ाव है, समाज का एक अच्छा वोट में कोली समाज का तो वोट अच्छा मिलेगा ही पार्टी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा अगले 1 घंटे और हो सकती है टिकटों को लेकर, खास करके 15 लोकसभा के दावेदार राजस्थान में बीजेपी ने मैदान में उतार दिए हैं। अब इनका क्या होगा, भविष्य गर्भ में है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर एक बार फिर से झंडा गाड़ दिया है। जहां कांग्रेस की बैठकें तक नहीं हो रही है, वहां बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में उतारकर जनता से संपर्क,
साधने के लिए जुट जाएंगे। आज से 15 के बाद अब 10 और सीट रहेगी जिस पर राजस्थान की नजर रहेगी और हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।